ओके, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा ये बात आपको बताता चलूं कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 3 टाइप के पढ़े हैं। मसलन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हमने कहा कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फैमिली से है, स्फेरिकल को भी हमने कहा, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हमने कहा कि ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फैमिली से। तो हमने ये देखा, डेफिनेशन तो आपको पता है कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं, इन विच द यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही था। अगर कार्टेशियन में एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो स्फेरिकल में आर थीटा और फाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, सिलेंड्रिकल में आर फाई और जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। बात समझ आ रही है? तो बेटा हम उन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूनिफाई करना चाहते हैं इनटू अ सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि यूनिफाई करने का क्या मतलब है, कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें अगर हम एक्सप्रेशंस हमें याद हो तो हम तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक्सप्रेशंस हम लिख पाए। ठीक है, यानी आपको पता है कि हम मसलन डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन में डिफरेंट थी, स्फेरिकल में डिफरेंट थी, और सिलेंड्रिकल में डिफरेंट। इसी तरीके से डिफरेंशियल एरिया की एक्सप्रेशन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट थी, डिफरेंशियल वॉल्यूम की एक्सप्रेशन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट थी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। किसी स्केलर फंक्शन जो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा हो, या आर थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा हो, या आर फाई जी पे डिपेंड कर रहा हो, उसका ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट, वो भी तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। इसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो काफी सारी एक्सप्रेशन हमें मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखनी पड़ती हैं, जो कि काफी मुश्किल काम। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो हम एक सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ हम एक्सप्रेशन उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रखें, और किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो हम एक्सप्रेशन फाइंड कर लें। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले जो मैं काम करने जा रहा हूं, मैं आपको बताता चलूं कि मसलन लेट से हम सबसे पहले एक पॉइंट P डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो इन 3 स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, u1, u2 एंड u3। बेटा याद रखिएगा, ये बिल्कुल उसी तरह स्पेस वेरिएबल्स हैं जिस तरह हम कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में डिस्कस करके आए हुए हैं। यहाँ पे हमने उन्हें नाम दिया है u1, u2, u3। और बेटा मैंने ये भी यहाँ पे कहा है, अगर आप गौर से देखें, पढ़ें, आपने पढ़ा होगा लेक्चर, मैं इसलिए भेजता हूँ पहले कि आप पढ़ लें, कि वेयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज यूज आर लेंस। ठीक है ना, कि लाजमी नहीं है कि ये जो हमने स्पेस वेरिएबल u1, u2, u3 डिफाइन किए हैं, इन सब स्पेस वेरिएबल की डायमेंशन लेंथ की हो। बात समझ आ रही है? अभी मैं इस बात को क्लियर करता हूँ मेरा कहने का क्या मकसद है। मसलन मैंने नीचे एग्जांपल दी है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। मसलन आपको इतना मालूम है कि अगर आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपके स्पेस वेरिएबल्स ये हैं एक्स वाई जी। ठीक है, तो यूं समझ लें कि u1 इस केस में x होगा, u2 y होगा, और u3 z होगा कार्टेशियन केस में। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कोई भी पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में इन 3 वेरिएबल से आप स्पेसिफाई करते हैं r, थीटा और फाई। सो इस केस में u1 is r, u2 is theta and u3 is phi। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप नोट करें कि इस केस में u2 is theta, u3 is phi, और ये दोनों u2 और u3 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इनकी डायमेंशन लेंथ की नहीं है। इसलिए हम कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि जो यूज हमने डिफाइन किए हैं इनकी डायमेंशन लेंथ की हो। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि मसलन कोई भी पॉइंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पीछे करके भी आए हुए हैं, इन तीन वेरिएबल से आप आइडेंटिफाई करते हैं r, phi एंड z, और इस केस में u1 इज r, u2 इज phi एंड u3 इज z। बात समझ आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि इस केस में Yes, u1 sir. और u3 की डायमेंशन तो लेंथ की है, लेकिन u2 की डायमेंशन लेंथ की नहीं है सिलेंड्रिकल केस में। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, आगे चलें। अच्छा बेटा, ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1, u2 एंड u3, बेटा करस्पॉन्डिंग टू दीज थ्री वेरिएबल यू हैव 6 यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, 3 विद पॉजिटिव साइन एंड सेम 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स आपको क्या बताते हैं? ओके बेटा, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं साइन प्लस u1 यूनिट वेक्टर प्लस u2 यूनिट वेक्टर प्लस u3 यूनिट वेक्टर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ u1 वेरिएबल, u2 वेरिएबल एंड u3 वेरिएबल। क्या बिल्कुल हम ऐसी बात कर रहे हैं जिस तरीके से बेटा प्लस x यूनिट वेक्टर प्लस y यूनिट वेक्टर प्लस z यूनिट वेक्टर, हमने कहा था कि पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल। बात क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर साइन, ठीक है, these unit vector point in the direction of decrease of u1 variable, u2 variable and u3 variable respectively। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी। अच्छा, इसी तरीके से हम बिल्कुल जैसे हम पीछे डिफाइन करके आ चुके हैं कि these three unit vector with positive sign are mutually perpendicular to each other, similarly the unit vector with negative sign are mutually perpendicular to each other। ठीक है, होने भी चाहिए क्योंकि हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहा है कि ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने भी चाहिए थे। बात क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये भी बताता चलूं कि मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1, u2 एंड u3 यूनिट वेक्टर क्या होंगे। मसलन प्लस u1 यूनिट वेक्टर मीन प्लस x यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, माइनस u1 यूनिट वेक्टर मीन माइनस x यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आ रही है बेटा? इसी तरीके से जी प्लस u2 यूनिट वेक्टर, मैं कार्टेशियन की बात कर रहा हूं सिर्फ, प्लस u2 यूनिट वेक्टर मीन प्लस y यूनिट वेक्टर, माइनस u2 यूनिट वेक्टर मीन माइनस y यूनिट वेक्टर, प्लस u3 यूनिट वेक्टर मीन प्लस z यूनिट वेक्टर एंड माइनस u3 यूनिट वेक्टर मीन माइनस z यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर आप स्फेरिकल में आ जाएं तो स्फेरिकल में बेटा plus u1 unit vector mean plus r unit vector and minus u1 unit vector mean minus r unit vector. Similarly, plus u2 unit vector mean plus theta unit vector and minus u2 unit vector mean minus theta unit vector. Plus u3 unit vector mean plus phi unit vector, minus u3 unit vector mean minus phi unit vector। बात क्लियर है बेटा? जी सर। Similar is the case for cylindrical coordinates कि अगर आपके पास प्लस यूनिट u1 यूनिट वेक्टर है, प्लस u2 यूनिट वेक्टर है, प्लस u3 यूनिट वेक्टर है, तो इट मीन प्लस r यूनिट वेक्टर प्लस phi यूनिट वेक्टर एंड प्लस z यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और अगर आपके पास माइनस u1 यूनिट वेक्टर है, माइनस u2 यूनिट वेक्टर है, माइनस u3 यूनिट वेक्टर है in cylindrical coordinates, so it means minus r unit vector, minus phi unit vector and minus z unit vector respectively। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास ये ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, वो ये है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं कहता हूं कि यूनिट वेक्टर्स आर फंक्शंस ऑफ पोजीशन एक्सेप्ट द कार्टेशियन केस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट वेक्टर्स आर फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि यूनिट वेक्टर चेंज होगा
अगर स्पेस वेरिएबल चेंज हो, पोजीशन का ये मतलब ना, पोजीशन इज डिफाइंड बाय सम स्पेस वेरिएबल, ठीक है ना। तो अगर स्पेस वेरिएबल चेंज हो तो यूनिट वेक्टर चेंज हो। बेटा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किसको करता है? डायरेक्शन को, ठीक है। दूसरे लफ्जों में स्पेस वेरिएबल चेंज हो तो डायरेक्शन चेंज होती है, यानी स्पेस में हर पॉइंट पे कुछ यूनिट वेक्टर ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। और लिख दिया है कि एक्सेप्ट द कार्टेशियन केस, यानी एक्सेप्ट द कार्टेशियन केस का मतलब है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर मीन एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर एंड जी यूनिट वेक्टर, उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती अगर आप एक्स वाई जी को चेंज करें तो। यानी कि आप अगर स्पेस में मूव करें कार्टेशियन केस के लिए तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है हर पॉइंट पे, तो ऐसे यूनिट वेक्टर को कहते हैं कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कार्टेशियन केस लिखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर दे आर नॉट फंक्शन ऑफ पोजीशन। बात क्लियर है बेटा? जी सर। मैंने नीचे समझाने की कोशिश की है कि मसलन आर यूनिट वेक्टर एंड थीटा यूनिट वेक्टर, सिमिलरली फाइव यूनिट वेक्टर, ये जो तीन यूनिट वेक्टर हैं, एक आर ओके, एक आर है, एक थीटा है और एक फाइव, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये बेटा अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं अगर आप स्पेस में यानी हर जगह ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, स्पेस में आप मूव करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इन आर थीटा और फाइव की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने के डायरेक्शन डिफरेंट का मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर चेंज हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, वो कैसे? वो कैसे बेटा, आप अगर गौर करें तो मसलन ये पॉइंट पी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़ा था, और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर्स एसोसिएटेड है वो मसलन रेडियल डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस, जो मैंने शो किया हुआ है आर यूनिट वेक्टर। थीटा डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में थीटा चेंज होता है। और फाइव डायरेक्शन ऐसे इनके परपेंडिकुलर, ये तीनों हैं तो परपेंडिकुलर। लेकिन बेटा मसलन मसलन मैं आर, पहले आर को डिस्कस करता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ओके, मसलन आर यूनिट वेक्टर, अगर अब आप देखें कि हमें पता है कि आर डायरेक्शन का मतलब है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम ओरिजिन मीन, ठीक है ना। तो बेटा यहां देखें कि डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर की किधर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट पी, हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर होता, अगर पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो रेडियली आउटवर्ड मीन इन दिस केस आर यूनिट वेक्टर इज एक्स यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? यस सर। अगर ये पॉइंट पी वाई एक्सिस के ऊपर होता तो बेटा यहाँ पे फिर पोजीशन वेक्टर तो आ ही रहना था ना। यानी जी सर। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको बना के बता दूं, पोजीशन वेक्टर तो यही होता, दिस इज आर, ठीक है, इस डायरेक्शन में होता। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर पॉइंट पी यहाँ पे है तो फिर आर डेफिनेटली रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन इस केस में आर यूनिट वेक्टर विल बी वाई यूनिट वेक्टर। अगर पॉइंट पी जी एक्सिस के ऊपर होता तो आर यूनिट वेक्टर विल बी जी यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं? बात समझ आ रही है? इसका यस सर। मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है। स्पेस में मूव करने से यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि जब भी कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, क्योंकि पॉइंट अगर मूव करता है तो उसका मतलब है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे, ठीक है। तो जब भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी यूनिट वेक्टर चेंज होगी। बात समझ आ रही है? ये तो जी हो गया सर। आर, ये तो हो गया आर। अब बेटा अगर आपको याद हो हमने थीटा कहा था, अगर आपको ये चीज याद हो कि हमने थीटा को एक्सप्लेन किया था, हमने कहा था कि थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है पॉजिटिव जी एक्सिस से और सेमी सर्कल बनाता हुआ नेगेटिव जी एक्सिस पे एंड हो जाता है, और हमने इस चीज को कहा था कि थीटा जीरो वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। बात समझ आ रही है? जी सर।
अच्छा, तो बेटा आपने, अगर मैं ये कहूं कि ये सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए हर पॉइंट पे थीटा की डायरेक्शन चेंज होगी तो बात समझ आती है, ठीक है? Yes, sir. ये आपने मेरे मुंह से पहली दफा नहीं सुन रहे, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। हाँ, ये अलहदा बात है, ये अलहदा बात है कि आपने पिछली क्लासेस में यानी उस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप मतलब मैट्रिक में पढ़ते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अजीब Yes, sir. बात पढ़ा। नहीं है, ठीक है ना? ऐसा आपने पढ़ा होगा, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो वहां पे उस क्लास में तो आप टीचर से पूछे भी कि सर ये बात समझ नहीं आई, तो वो यानी इतना ज्यादा बोधन नहीं करते, ना उन्हें मालूम होता है इस चीज का कि वजह क्या है। कि आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इतना पता है कि सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? उस Yes, डायरेक्शन sir. के चेंज होने की वजह से हम कहते हैं कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। बात समझ आ रही है? जी सर। इतना पढ़ा हुआ ना कि मूव करते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो। तो बेटा Yes, sir. हेलो जी सर। जी बेटा, मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी का नेट ही कोई फजूल सा है, दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर। जी बेटा, ये हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये पेज पे हम डिस्कस, बात क्लियर है जो मैंने बात की कि थीटा की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। यस सर, करिए। ठीक है, इसी तरह फाई आपको पता है कि फाई क्या है। आपको पता है कि फाई बेसिकली एक फुल सर्कल है एक्स वाई प्लेन में, जिसमें यानी कि जो प्रोजेक्शन है उसमें मूव करता है, और क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पॉइंट, ठीक है, ये टिप पॉइंट पी, टिप उसकी इस इसकी टिप इस वेक्टर की, ठीक है ना, सर्कुलर जी ग्राफ सर, आ चलिए। रही। इसलिए बेटा हम कहते हैं कि ये जो तीन यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर एंड फाई यूनिट वेक्टर, दीज आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर,
जी बेटा, जी सर। तो बात हम कर रहे थे, हमारी मीटिंग एंड हो गई थी, टाइम खत्म हो गया था। हम बात ये कर रहे थे कि आर यूनिट वेक्टर अगर ये वाला या ये वाला इंटीग्रेशन साइन के अंदर हो या डिफरेंशिएशन साइन के अंदर हो, तो आप इन टर्म ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स आप लिख लें और बाकायदा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपके आगे काम भी आएगा। अच्छा, थर्ड पेज जो बेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ये था। अच्छा, अभी अभी हमने जो बात की है कि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर है तो बाहर नहीं ले जा सकते हम, और बाहर है तो अंदर नहीं ले जा सकते। बेटा इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा एक चीज से कि मसलन ये हमारे पास डेल वेक्टर ऑपरेटर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और आप कहें कि यहाँ पे हम क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स यूनिट वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चूंकि एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आएगा। सो डेल ऑपरेटर, डेल वेक्टर ऑपरेटर इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है? ये ना सोचिएगा काइंडली, उसकी वजह ये है कि बेटा ये वाले एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर या जी यूनिट वेक्टर पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी। याद रखिएगा, ये एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर ये बता रहे हैं कि बेसिकली पार्शियल बाय पार्शियल एक्स is the x component of del vector operator. Partial by partial y is the y component of del vector operator, and partial by partial z is the z component of del vector operator. ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे। बात समझ आ रही है? यस सर। तो मुझे तो पता है, आप यूज टू होते हैं बाज औकात, मुझे पता है कि ये नहीं डिफरेंशिएट हो रहे, तो मैंने राइट साइड पे लिख लेता हूँ। लेकिन अगर आपको बेटा ऐसा लगे कि हम इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बेशक इनको यूं लिख लें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह लिख लें। आपने अगर डेविड के चेन खोल के पढ़ी हो तो वो यूनिट वेक्टर को लेफ्ट साइड पे लिखता है, ठीक है? वो इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि शायद ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ डेल वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जी कंपोनेंट ऑफ डेल वेक्टर। बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी अभी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन ये भी एक मोड आया है, एक नया मोड इस हमारी डिस्कशन में, जिनको हम कहते हैं मीट्रिक कोएफिशिएंट। मीट्रिक कोएफिशिएंट्स को हम डिनोट करते हैं H1 H2 H3 से, ठीक है? तो लेट मी यस। डिफाइन मीट्रिक कोएफिशिएंट्स। अच्छा,
अच्छा बेटा, बात चीज लिखी हुई है, कुछ चीजें लिखी हुई हैं आगे, इनके मैं मीनिंग आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है? आपने पढ़ी भी होंगी रात को जब लेक्चर पढ़ते हुए कि H1 H2 H3 आर मीट्रिक कोएफिशिएंट and may itself be a function of u1 u2 and u3। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मीट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये बजाते खुद भी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा? ये मैंने एक नीचे टेबल बनाया है, अगर आप देख रहे हो, जिसमें यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस कॉलम में लिखे हैं और इस रो में मैंने मीट्रिक कोएफिशिएंट लिखे, ठीक है? ये मुझे ये बताता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो मीट्रिक कोएफिशिएंट H1 है वो 1 के इक्वल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो मीट्रिक कोएफिशिएंट H2 है वो भी 1 के इक्वल है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो मीट्रिक कोएफिशिएंट H3 है वो भी 1 के इक्वल, ठीक है? अब आ जाए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 1 के इक्वल है, H2 r के इक्वल है और H3 r sin थीटा के इक्वल है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 1 के इक्वल है, H2 r के इक्वल है और H3 भी 1 के इक्वल है, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा कि ये जो मैंने कहा कि मीट्रिक कोएफिशिएंट में इटसेल्फ बी फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल। बेटा अगर आप देखें यहाँ पे स्फेरिकल में तो मीट्रिक कोएफिशिएंट H2 इज फंक्शन ऑफ r वेरिएबल, दैट इज अ स्पेस वेरिएबल। बात समझ आ रही है? जी सर। इसी तरीके से यहाँ अगर देखें तो और r वेरिएबल का क्या मतलब है? स्फेरिकल में r वेरिएबल इज u1, यानी मीट्रिक कोएफिशिएंट H2 इज फंक्शन ऑफ u1, ठीक है? Similarly, H3 is function of two variables r and theta, यानी u1 and u2। तो समझ आती है जो मैंने ये बात की है कि मीट्रिक will be function of u1 u2 and u3। जी सर। कोएफिशिएंट होते क्या बेटा? ये मैंने लिखा हुआ है कि ओके, metric coefficients are actually factors that provide us the dimensions of length. Yeah, the factor which are used for balancing the length. मसलन कैसे बेटा? आपको याद होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में dlx, dly, dlz को हमने लिख लिया था dx, dy, dz, और हमने कहा था कि क्यों इस तरह लिखा है, क्योंकि हमें लेंथ की डायमेंशन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो लेंथ की डायमेंशन रखते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। इसीलिए H1 भी 1 है, H2 भी 1 है, H3 भी 1 है, ठीक है ना? बात क्लियर है? जी सर। बेटा लेकिन स्फेरिकल में हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं कि DLR को हमने लिखा था DR, वहां पे हमें किसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी लेंथ की डायमेंशन बैलेंस करने के लिए, इसलिए H1 1 है। लेकिन बेटा DL थीटा जो है was not equal to D थीटा। बात समझ आ रही है ना? आपको याद है कि हमने लिखा था कि DL थीटा इज नॉट इक्वल टू D थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू R D थीटा, ठीक है? तो हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ी जिसने लेंथ की डायमेंशन दी, वो फैक्टर क्या था? R था वो, इसलिए H2R है, ठीक है? अब आते हैं H3 की तरफ। बेटा हमने स्फेरिकल में पीछे डिस्कस करके आए हैं कि DL5 was not equal to D5, that was equal to, यानी DL5 was equal to R sin theta D5, so R sin theta was the factor that provided us the dimension of length in that case। बात समझ आ रही है? जी सर आ रही। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल में बात करें तो हमने कहा था DLR is equal to DR, so H1 is 1। DL5 was not equal to D5, rather it was RD5, so R provided us the dimension of length, so H2 is R। Okay, DLZ was equal to DZ, so H3 is 1। बात क्लियर है बेटा? तो अब समझ आती है कि मीट्रिक कोएफिशिएंट है क्या? ये जो मैंने बात लिखी है बिल्कुल ठीक है कि फैक्टर दैट प्रोवाइड अस द डायमेंशन ऑफ लेंथ,
यस सर। तो इनको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है बेटा, पीछे हम वर्किंग जी सर। याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है कि ये मीट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक और मैंने बात नीचे लिखी हुई है, ये मैंने लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब बेटा ये है कि पहचान है ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं आम जुबान में कि these metric coefficients will be different for different coordinate system। तो बेटा ये तो ऑब्वियस है कि मसलन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की पहचान है और ये डिफरेंट है इनसे या इनसे, तो सारे एक दूसरे से डिफरेंट है मीट्रिक कोएफिशिएंट, और यही इनकी पहचान है कि अगर आपको कहा जाए कि H1 H2 H3 ऑल आर वन, तो फौरन समझ आ जाती है कि कार्टेशियन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि H1 is 1, H2 is R and H3 is 1, तो फौरन समझ आ जाती है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं H1 is 1, H2 is R and H3 is R sin थीटा, फौरन समझ आ जाती है कि स्फेरिकल की बात हो रही है। तो पहचान तो हुए ना ये मीट्रिक कोएफिशिएंट, बात यस क्लियर है? सर। ठीक है बेटा, नाउ हमें मीट्रिक कोएफिशिएंट का पता चल गया, हमें U1 U2 U3 वेरिएबल का भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं, और हमें U1 U2 U3 यूनिट वेक्टर्स है उनका भी पता है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन हेलो जी सर। हेलो जी जी सर जी, आवाज आ रही। मेरी आवाज आ रही है बेटा? वो दरमियान में फिर डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। ओके सर। अच्छा बेटा, मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, क्या नाम है, अटेंडेंस मुझे भेजी है, मुझे CR, बेटा आपने मुझे अटेंडेंस भेजी है। जी सर। मैं एक चीज नोट कर रहा हूं कि इस अटेंडेंस में 59 लोग हैं, जी 59 मेरे समेत, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 58 है इस अटेंडेंस के अंदर। तो बेटा जब यस। सेकंड मीटिंग है, सेकंड मीटिंग का मैंने लिंक भेजा है, तो उसमें सिर्फ 32 स्टूडेंट। यस सर हर दफा ऐसा ही होता है। हर दफा ऐसे ही होता है ना। उन जी बच्चों को काइंडली अपनी जुबान में समझा दीजिएगा कि बेटा आइंदा मैंने अटेंडेंस कह के लेनी है, जब कम हुए तो मैंने तब लेनी है। ओके सर। ठीक है ना? उनको जी बता दीजिएगा कि आप आइंदा बेटा CR आपने अगर अटेंडेंस लेनी है, आप ही लेते हैं ना क्योंकि आप ही साइन करते हैं, तो जी मैं सर। आपको बताऊंगा कि CR आप अटेंडेंस ले लो, अब फिर आपने लेनी है। ओके सर उस वक्त ले। ठीक है ना? और उन बच्चों को भी ये बता देना ताकि वो मौजूद रहे सारा टाइम। ओके सर बता रहे। उन्हें कहें कि सर कह रहे हैं कि जब तादाद कम हुई मैंने उस वक्त अटेंडेंस का कहना। ओके सर। हाँ, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ कि वो मेरा ख्याल अटेंडेंस लगवा के भाग जाते। यस सर। उन्हें 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 मेरा उन्हें बेटा मेरा बता दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा टेढ़ा इंसान हूँ, यानी मुझे तरीके आते हैं, फिर मैं उन तरीकों को हरबों को आजमाता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट मेरे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, तो टीचर आपसे ज्यादा इन चीजों को जानता है,
क्योंकि उन्हें बताइएगा कि जितनी आपकी उम्र है इतनी मेरा टाइम यूनिवर्सिटीज में हो गया है, ठीक है? यस हाँ, ओके, ओके सर। इतना मेरा टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ाते हुए हो गया बेटा। ओके, हम बात कर रहे थे ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बेटा, कि हम एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं मूव करते हैं, टाइनी डिस्प्लेसमेंट है, यानी du1 du2 एंड du3 ऑल अप्रोचेस टू जीरो। तो बेटा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ये होगा बेटा। अगर ये एक, अभी आपको इसका पता चलेगा, फायदा मालूम होगा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि अगर ये एक एक्सप्रेशन हमें पता हो, हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? मसलन मैंने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया नीचे कार्टेशियन केस में, कि आपके पास ये वेरिएबल है, ठीक है, और आपके पास u1, हाँ, u1 x है, u2 y है, u3 z है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और u1 यूनिट वेक्टर मीन x यूनिट वेक्टर, u2 यूनिट वेक्टर मीन y यूनिट वेक्टर, u3 यूनिट वेक्टर मीन z यूनिट वेक्टर, du1 is dx, du2 is dy, du3 is dz। तो बेटा ये सारी वैल्यूज अगर आप, और h1 आपको पता है, h1 is 1, h2 is 1, h3 all are 1। बेटा ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की ये एक्सप्रेशन आएगी। और मीनिंग नहीं चेंज हुए, ये एक्सप्रेशन तब मिलती है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप मूव करते हैं। बात क्लियर है? मैंने यहां से ये एक्सप्रेशन लिख ली, बात जी सर। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट पेज है बेटा ये। इसी तरीके से अगर मैं स्फेरिकल में लिखना चाहूं तो बेटा सारी हमें डिटेल पता है, आपको डीएल वेक्टर ज़हन में है कि h1 du1 u1 यूनिट वेक्टर, h1 क्योंकि 1 है, du1 मीन dr एंड u1 यूनिट वेक्टर मीन r यूनिट वेक्टर। ओके, दूसरी थी h2 du2 u2 यूनिट वेक्टर, h2 इज r, du2 मीन d थीटा एंड u2 यूनिट वेक्टर मीन थीटा यूनिट वेक्टर, प्लस थर्ड थी h3 du3 u3 यूनिट वेक्टर, h3 इज r sin थीटा, du3 मीन dy स्फेरिकल में, एंड u3 यूनिट वेक्टर मीन फाई यूनिट वेक्टर। बेटा हमने नोट किया कि हमने कितनी आसानी से एक्सप्रेशन लिख ली जी सर। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और ऑफ कोर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट यू विल गेट दिस स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ आ रही है? जी और सर। अगर आप पीछे टैली भी कर सकते हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आई है। इसी तरीके से अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो बेटा आपको पता है कि सिलेंड्रिकल में h1 du1 u1 यूनिट वेक्टर, h1 is 1, du1 mean dr and u1 unit vector mean r unit vector। क्लियर है? ओके, प्लस h2 du2 u2 unit vector, h2 is r, du2 mean d phi and u2 unit vector mean phi unit vector in cylindrical coordinates। नेक्स्ट टर्म है प्लस h3 du3 u3 unit vector, h3 is 1, du3 mean dz and u3 unit vector mean z unit vector। बात क्लियर है? एंड ऑफ जी कोर्स, सर। of course you move from this point to that point, you will get this differential displacement। क्लियर है बेटा? ओके, अब हम इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं वेक्टर एरिया, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर एरिया इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेटा वेक्टर एरिया की एक्सप्रेशन ये आएगी, ठीक है? और क्या बेटा बताने की जरूरत है या आप कर लेंगे कि इन एक्सप्रेशन में कार्टेशियन के लिए h2 is 1, h3 is 1, du2 mean dy, du3 mean dz and u1 unit vector mean x unit vector, ये लिख लेंगे? जी सर लिख लें। Because you know h1 h2 h3 in each coordinate system, you know u1 u2 u3 variable in each coordinate system, you know the u1 unit vector, u2 unit vector and u3 unit vector in each coordinate system, you know du1 du2 and du3 in each coordinate system। तो बेटा यहाँ से एक्सप्रेशन लिख लेंगे कार्टेशियन के लिए, स्फेरिकल के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए। जी सर लिख लेंगे। ठीक है, और आप टैली कर लीजिएगा, पीछे हम यही एक्सप्रेशन देख के आए हुए हैं। तो
काम आसान हो गया ना, आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखनी है और किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। आज के आखिरी एक्सप्रेशन, ये बेटा जनरलाइज एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्योंकि आपको पता है ईच कोऑर्डिनेट सिस्टम है, H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, DU1 क्या है, DU2 क्या है, DU3 क्या है, तो बेटा वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कार्टेशियन के केस के लिए आपके पास डिफरेंशियल वॉल्यूम की ये एक्सप्रेशन आएगी, स्फेरिकल के लिए डिफरेंशियल वॉल्यूम की एक्सप्रेशन ये आएगी, और सिलेंड्रिकल के लिए ये मैंने वैसे नहीं लिखी, मैंने यहाँ से लिखी है, ये आएगी सिलेंड्रिकल के लिए। बात क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है, तो बेटा मेरा ख्याल है आज यहीं तक कर लेते हैं, टाइम भी हो गया है। आप में से किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है। अब देखें ना, इस वक्त जो स्टूडेंट की तादाद है वो 37 है, जबकि जब मैंने क्लास जो आपने अटेंडेंस में ली है उसमें 58 है, इसमें 36 है। 58 एंड 36, ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, किसी का सवाल हो तो बेटा पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप नेक्स्ट क्लास ले लें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।